गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं आज 4 अगस्त है, तो इस वीडियो में मैं आपके सामने 4 अगस्त के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा। ये सभी करंट अफेयर आपके डेली एनालिसिस से बनाए गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इन करंट अफेयर द्वारा पढ़ने से पहले आप हमारे जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नाम याद रखिए हमारे चैनल का नाम है जीके सेक्शन। क्या नाम है फ्रेंड्स? जीके सेक्शन। पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। किस स्टेशन ने बनाया है? नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेंड, ये जो स्टेशन है इसे सतलुज जेएनवी पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? सतलुज जेएनवी। क्योंकि ये जो स्टेशन है ये किस नदी पर बनाया गया पावर स्टेशन? ये आपका सतलुज नदी पर बनाया गया। किस पर है? सतलुज नदी पर बनाया गया पावर स्टेशन है ये। सतलुज जल विद्युत निगम के नापथा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार जो जुलाई का महीना जो भी गया है, इस जुलाई महीने में इस पावर स्टेशन ने 12.56 मिलियन यूनिट कितनी बनाई फ्रेंड्स? याद रखिएगा 1216.56 मिलियन। सॉरी फ्रेंड, 1216.56 मिलियन यूनिट बनाई है, पैदा करी है बिजली। ठीक है फ्रेंड, जो कि पिछले बार उनका रिकॉर्ड था 212 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड था। इन्होंने इसे तोड़कर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। और साथ ही बात करें यहीं पास ही में बसे स्टेशन, एक है रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन। रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने भी इस बार जुलाई में 334.90 यानी 3034.90 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है जुलाई महीने में। जबकि पिछले वर्ष जुलाई महीने में ही जो रिकॉर्ड बना था 333.69 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़कर ये नया रिकॉर्ड बनाया है रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन ने फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। और 1500 मेगावाट वाली ये जो स्टेशन है आपका नापथा झाकरी, ये 1500 मेगावाट वाला स्टेशन है। इसकी क्षमता 1500 मेगावाट तक है। नापथा झाकरी को 6612 मिलियन यूनिट और 412 मेगावाट वाले रामपुर एचपीसी को 1878 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है। जबकि इन पावर स्टेशनों ने 7445 मिलियन यूनिट और 2098 मिलियन यूनिट बिजली पैदा की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हमारे वैसे हम आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये हमारा सतलुज नदी पर जो बांध बना है हमारा सतलुज जेएनवी पावर स्टेशन, ये उसकी इमेज है। यहीं पर हमारे बिजली का निर्माण किया जाता है। इसी बांध ने रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करने का। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य के शहरी स्थानीय निकाय निर्देशालय को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है? फ्रेंड्स, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा। किस राज्य के फ्रेंड्स? हरियाणा राज्य के। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी MOCA क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? याद रखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आपको, इनको बोलते हैं MOCA नागरिक उड्डयन मंत्रालय को बोलते हैं। और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को मानव रहित विमान प्रणाली नियम 221 के तहत शर्त के अनुसार ड्रोन के उपयोग की अनुमति दे दी है। ये जो अनुमति दी गई है फ्रेंड्स वो 1 साल के लिए दी गई है। कितने साल के लिए दी गई है? 1 ईयर्स के लिए। याद रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ 1 साल के लिए अनुमति दी है हरियाणा को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने
ड्रोन के इस्तेमाल के लिए। अब ये ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? जो ड्रोन का इस्तेमाल है ये आपके कुछ इलाके हैं आपके हरियाणा में, जैसे कुछ इलाके में मैं आपको नाम बता देता हूँ। हिसार है, आपका हिसार है, हिसार में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। हिसार हो गया, और आपका पंचकुला हो गया, अम्बाला हो गया, इन जगह हमको इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुल 18 स्थान बताए गए हैं जहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। वो भी किस लिए? इसका शहरी इलाकों में कर के सर्वेक्षण के लिए। किसके लिए? कर के सर्वेक्षण के लिए। कर यानी टैक्स, टैक्स के सर्वेक्षण के लिए। और डेटा अधिग्रहण, किसके लिए? डेटा अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। डेटा अधिग्रहण के लिए, मैपिंग और वेब आधारित जीआई प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किया जाएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। RMI इंडिया और किस आयोग ने हाल ही में विद्युत वितरण सेक्टर पर एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका नीति आयोग। किसने करी है फ्रेंड्स? नीति आयोग ने। दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की है। विद्युत वितरण सेक्टर पर यह रिपोर्ट तैयार की है फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं इनके बारे में, RMI इंडिया और नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग आप जानते हैं हमारे देश का जो है ज़्यादातर फैसले लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बात करते हैं। RMI इंडिया और नीति आयोग ने हाल ही में दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की अधिकतर बिजली वितरण कंपनियां हर साल घाटे में चल रही है। क्या बताया गया है फ्रेंड्स? कि हमारी जो देश की बिजली वितरण कंपनियां वो घाटे में चल रही है। ये हमारे एग्जीबिशन की फ़ोटो है जहां पर ये रिपोर्ट जारी करने की घोषणा की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ नीति आयोग के मेंबर्स हैं, वो है VK शेरावत। इनकी फोटो इमेज दी गई है, ये VK शेरावत हैं जिन्होंने इनका विमोचन भी किया था। इन्होंने घोषणा की है, रिपोर्ट जारी करती है। और हमारे डॉक्टर राजीव कुमार, ये हमारे वाइस चांसलर है नीति आयोग में फ्रेंड्स। हमारे ये वाइस चांसलर है नीति आयोग में। चलिए बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट जारी की है इसमें बताया गया कि भारत में अधिकतर बिजली वितरण कंपनियां हर साल घाटे में चल रही हैं। जबकि बात करें वित्त वर्ष जो इस साल 2021 में कुल 90,000 करोड़ का घाटा होने का अनुमान है। तो ये रिपोर्ट जारी की, इसका जो शीर्षक है टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। क्या शीर्षक है इस रिपोर्ट का? टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% यानी पूर्ण रूप से 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है भुवनेश्वर। कौन सा शहर बन गया है फ्रेंड्स? भुवनेश्वर शहर। देखिए मैं आपको ये मैप दिखाया था उड़ीसा का, इसमें जो है आपका भुवनेश्वर ये आपका दिखाया गया, ये है आपका भुवनेश्वर। यही हमारा जो शहर है, हमारा भारत का 100% टीकाकरण हासिल करने वाला पहला शहर बन गया है। फिर बात करते हैं इनके बारे में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कोरोना वायरस के खिलाफ 100% यानी पूर्ण रूप से टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर में लगभग 1 लाख, कितने लाख फ्रेंड्स? 1 लाख, करीब 1 लाख प्रवासी कामगारों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। और भुवनेश्वर में टीका लगाने वालों में 18 वर्ष से अधिक, कितने वर्ष से अधिक? 18 वर्ष, वैसे भी 18 वर्ष से अधिक लोगों के आयु वालों को टीका लगाया गया है। और लगभग 9 लाख लोग शामिल हैं जिन्हें टीका लगाया गया है। 18 वर्ष से अधिक 9 लाख लोग शामिल हैं जिन्हें टीका लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24%, कितने प्रतिशत? 24% की बढ़ोतरी हुई है।
ये जो रिपोर्ट है ये जारी किसने की है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी। किसने जारी किया फ्रेंड्स? एनसीआरबी ने। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में 24% की बढ़ोतरी हुई है, और जबकि 2016 से 2019 का फ्रेंड 2016 से 2019 तक बेरोजगारी के कारण आत्महत्या के मामलों में यही 24% की बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ 2019 की बात करें, सिर्फ 2019 में ही बेरोजगारी के कारण 2851 लोगों ने जान दी है। कितने फ्रेंड्स? 2151 पर्सन ने जान दी है बेरोजगारी के कारण, और जबकि 2016 में 2298 लोगों ने जान दी थी। और बात करते सिर्फ हमारे भारतीय कर्नाटक राज्य में ही, सिर्फ कर्नाटक राज्य में बता रहा हूँ, 2019 में 553 लोगों ने बेरोजगारी के कारण हत्या की थी। कितने फ्रेंड्स? 553 लोगों ने, 553 लोगों ने बेरोजगार आत्महत्या की थी। ये जो फोटो है आपको इमेज दिखाता हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर हैं। क्या नाम है इनका? डायरेक्टर है, क्या नाम है इनका? रामपाल पवार। क्या नाम है? एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इनका नाम है रामपाल पवार, या आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डायरेक्टर हैं अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है? तो इसमें आपको जो राइट आंसर है वो 650 अरब डॉलर। कितने? 650 अरब डॉलर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आईएमएफ की इमेज। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आईएमएफ की इमेज जहाँ उनका ऑफिस है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के राष्ट्र सदस्यों ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है, और इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। यह जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आप जानते हैं अभी कोविड के कारण बहुत देश प्रभावित हुए हैं, और जो राशि जारी की है इससे वैश्विक आर्थिक मतलब देश की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। और आईएमएफ ने अपने सभी 190 सदस्य, देखिए आईएमएफ में कितने देश सदस्य हैं? 119 कंट्री है जो सदस्य है आईएमएफ में। ठीक है फ्रेंड्स, 190 कंट्री है जो आईएमएफ में मेंबर है। सभी 190 सदस्यों को उनके कोटे के अनुपात में रिजर्व आवंटित किया गया, मतलब बराबर राशि दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है? इसमें आपका राइट आंसर है लोकसभा। किसने किया है? लोकसभा ने। लोकसभा ने हाल ही में ध्वनि मत से स्वामित्व वाले सामान्य बीमा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने की अनुमति देने वाले सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक पारित कर दिया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं को नए उत्पादों को डिजाइन करने में मदद करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम एनएसओ के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स, शॉर्ट फॉर्म के जानते हैं एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में कौन सा आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण जारी किया है? और इसका आंसर है वो है 8वां। कौन सा फ्रेंड्स? 8वां। ये मैं आपको देता हूँ 8वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि, पहले बताता हूँ, ये जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है भारत सरकार के
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फ्रेंड्स याद रखिए फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। वैसे इससे रिलेटेड आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हमारे भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने हाल ही में 8वां आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण प्रकाशित किया है, जिसके अनुसार जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में, यानी फिर जुलाई से सितंबर में 2020 की अवधि में बात आ रहे हैं। जुलाई से सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर 13.33% बढ़ी है। कितनी फ्रेंड्स? 13.3% बढ़ी है। 13.3% बढ़ी है बेरोजगारी की अवधि। ठीक है फ्रेंड्स। और जबकि अप्रैल जून 2020 में बेरोजगारी की अवधि 20.9%, कितने फ्रेंड्स? 20.9% बढ़ी है। एनएसओ ने वर्ष 2017 में जो ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया है, एनएसओ ने ये प्रति जो आयोजित करता है, ये हमारे 2017 में शुरुआत की थी इसकी। मतलब 2017 से ही एनएसओ ने ये सर्वेक्षण जारी करने की घोषणा की थी और शुरू ही किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी परिवार विश्व की कौन सी सबसे अमीर फैमिली बन गई है? तो इसमें आपको जो राइट आंसर है 5वीं यानी 5th, इसकी 5th सबसे अमीर फैमिली बन गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी और उनकी कंपनी 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1 मिनट में 1.1 करोड़ रुपए कमाती है अंबानी और उनकी कंपनी। और वर्तमान में अंबानी परिवार के पास, अभी वर्तमान में अंबानी जो परिवार है उनके पास 77.3 अरब मिलियन डॉलर यानी 5.74 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिसके साथ ही अंबानी परिवार विश्व की 5वीं सबसे अमीर फैमिली बनी है। जबकि बात करें उसके बाद जो है आपकी वॉलमार्ट की फैमिली है जो नंबर 1 पे आती है। वॉलमार्ट है उनकी फैमिली जो नंबर 1 पे आती है। इस कंपनी की जो फैमिली इनकम है वो 244 मिलियन डॉलर यानी अरब डॉलर की इनकी कमाई है फैमिली की। और ये नंबर 1 कंपनी है जिसकी सबसे ज़्यादा कमाई है, सबसे अमीर फैमिली है। मैं आपको इमेज दिखाया था, देखिए ये है मुकेश अंबानी, अनीता अंबानी, उनके फैमिली की इमेज है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए, किसको बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर, फ्रेंड्स याद रखिए किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ई रूपी। कौन सा लॉन्च किया है फ्रेंड्स? ई रूपी लॉन्च किया है। मैं आपको दिखाता हूँ ई रूपी है कैसा। ये देखिए ई रूपी की इमेज है। ये ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है जो नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लॉन्च किया है। इससे क्या होगा, हमारे डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा मिलेगा। चलो बात करते हैं ई रूपी के बारे में। ये जो ई रूपी है इसका जो उपयोग है केवल सरकारी संगठन नहीं, प्राइवेट संगठन भी उपयोग कर सकते हैं। गैर सरकारी संगठन, प्राइवेट संगठन है, ये सब हमारे ई रूपी का उपयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट, प्राइवेट संगठन दोनों ई रूपी का उपयोग कर सकते हैं। और ई रूपी है क्या? ई रूपी है वो एक डिजिटल भुगतान के लिए एक प्रीपेड, कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। डिजिटल भुगतान के लिए प्रीपेड, कैशलेस, संपर्क रहित साधन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे आज के
4 अगस्त की करंट अफेयर थे। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जीके सेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी सेफ एंड हैव अ नाइस डे।